हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का सेट नंबर 4 कवर करने जा रहे हैं। हम लोगों ने सेट नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये हमारा सेट नंबर 4 है। लार में डैश एंजाइम होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? मुख गुहा में लार बनता है, जिसमें जो एंजाइम होता है वो है एमाइलेज, है ना, एमाइलेज। ये जो एमाइलेज है ये स्टार्च को, जो हमारे भोजन में स्टार्च होता है उसको तोड़ता है माल्टोज में। कौन? ये एमाइलेज, ठीक है, ये एमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज में। ये जो लाइपेज होता है ये फैट्स को तोड़ता है फैटी एसिड। फैटी एसिड बोले तो वसा अम्ल और ग्लिसरोल में। ग्लिसरोल को हम लोग ग्लिसरीन भी कहते हैं, है ना। ये लाइपेज एंजाइम जो होता है ये फैट्स को तोड़ता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरोल में। ये जो फैट्स होते हैं ये इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं, यानी कि ऑलरेडी इसका पाइजीकरण हो चुका है। इमल्सिफाइड फैट्स होते हैं ये। उसके बाद है प्रोटीएज। देखो, प्रोटीएज का सीधा सा मतलब होता है प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम, जैसे कि पेप्सिन होता है, रेनिन होता है। जो एंजाइम प्रोटीन को तोड़ दे उसे आप प्रोटीएज कह सकते हो। तो ये एक कॉमन शब्द है उन सारे ही एंजाइमों के लिए जो प्रोटीन को तोड़ता है, राइट। हमारा आंसर यहां पर सी हो जाएगा। किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाया? देखो, अष्टक का जो नियम है ये दिया था न्यूलैंड्स नाम के वैज्ञानिक ने। न्यूलैंड्स नाम के वैज्ञानिक ने अष्टक का सिद्धांत दिया था, अष्टक का नियम दिया था। न्यूलैंड्स जो थे उन्होंने 56 तत्वों को वर्गीकृत किया था। उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, और 56 तत्वों को उन्होंने वर्गीकृत किया था क्योंकि उनके टाइम तक जो है 56 ही तत्व मिले थे। लेकिन उनका जो ये अष्टक का सिद्धांत था या फिर अष्टक का नियम था केवल और केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, इन्होंने 56 तत्वों को जो वर्गीकृत किया था इसमें उन्होंने स्टार्ट किया था हाइड्रोजन के साथ और समाप्त किया थोरियम के साथ। हाइड्रोजन के साथ शुरुआत की इन्होंने वर्गीकरण और थोरियम पर जाकर के खत्म किया। लेकिन इनका जो वर्गीकरण है वो कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। सॉरी, जो इनका अष्टक सिद्धांत था, जो अष्टक नियम था, वो केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। या तो कैल्शियम लिख करके आ जाएगा या फिर लिख करके आ जाएगा कि हल्के तत्व तक ही लागू हो पाया। ये इनकी सीमा थी, इनके अष्टक सिद्धांत की ये सीमा थी, कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। साथ में एक सीमा ये भी है, यानी कि जो डिमेरिट है या फिर बोल दो जो ड्रॉबैक है, वो एक ये भी था कि इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 56 तत्व ही नेचर में रहेंगे फ्यूचर में भी। जबकि हमें पता है जैसे जैसे समय बीतता गया हमें और भी तत्व मिलते गए, और आज के समय में 118 तत्व है जो वैज्ञानिकों को पता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए? मतलब प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार के बराबर है। आप बताओ कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो वास्तविक आकार वस्तु के आकार के ही बराबर हो। तो आंसर हो जाएगा 2f1, है ना, 2f1 हो जाएगा। ये उत्तल लेंस है ना, जो किनारों पर पतला होता है बीच में मोटा होता है। ये ऑप्टिकल सेंटर है और इससे हम पास करवाते हैं एक लाइन जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। लेंस के सामने हमारा यहाँ पर f1 हो जाएगा, इसके डबल डिस्टेंस पर 2f1 हो जाएगा। लेंस के पीछे एक और हमारा फोकस होता है जिसे हम लोग f2 कहते हैं, और उसके बाद इसके डबल डिस्टेंस पर 2f2 हो जाएगा। अब देखो, अगर हम वस्तु को रखते हैं यहाँ पर 2f1 पर, मान लीजिए ये वस्तु जो है ये AB है, तो जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो होगा 2f2 पर, ठीक है। 2f2 पर जो है प्रतिबिंब का निर्माण होगा, 2f2 पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ये प्रतिबिंब A', B' है। अब आप यहां पर ये देखो कि मैंने तीर उल्टा बनाया है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा है, प्रतिबिंब जो है वो उल्टा है। तो याद रखिएगा, उल्टे प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन का चिन्ह होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार एक समान होता है। अगर मान लीजिए कि ये जो वस्तु है इसकी ऊंचाई x मीटर है, तो यहां पर जो इसकी ऊंचाई हमें मिलती है वो x मीटर ही मिलती है। यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो है और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो आपका एक समान है x मीटर, राइट। तो आवर्धन, अगर आप यहां पर आवर्धन का सूत्र लगाओ HI/HO, तो यहां पर देखो HI हमारा -x हो जाएगा, -x मीटर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई हम मापने जाएंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मापने जाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई जो है वो x मीटर है। तो यहाँ पर देखो -1 हो जाएगा।
क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बना है इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह आया है। और अगर प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई के बराबर हो जाए तो जो आवर्धन का जो परिमाण है वो आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पर देखो जो परिमाण है वो 1 है और चिन्ह जो है यहाँ पर ऋणात्मक है क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा है। तो ये सारी बातें जो है आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर कभी आवर्धन का जो परिमाण है वो 1 दिख जाए इसका मतलब ये हो जाता है कि हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। अगर जो आवर्धन का परिमाण है वो 1 से बड़ा दिखता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो हाइट ऑफ इमेज है यानी जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार से बड़ा है। और अगर प्रतिबिंब का जो परिमाण है, केवल परिमाण की बात कर रहा हूं मैं चिन्ह छोड़ करके, वो अगर 1 से कम है तो इसका मतलब ये होता है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो कम है, यानी जो प्रतिबिंब का साइज है वो वस्तु के साइज से छोटा है। और अगर ये जो प्रतिबिंब है जो आवर्धन है अगर मान लीजिए कि ये ऋणात्मक है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो है रियल प्लस इन्वर्टेड यानी कि वास्तविक और उल्टा है। और अगर मान लीजिए कि चिन्ह जो है वो धनात्मक हो जाए तो हो जाएगा यहाँ पर वर्चुअल यानी कि आभासी प्लस सीधा। ये सारे पॉइंट्स जो है आप ध्यान में रखिए, ठीक। आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किसी भी स्थिति में उसकी गति चाहे वो ऊपर की ओर जा रहा हो अथवा नीचे की ओर आ रहा हो एक समान होती है। यह कहना गलत हो जाएगा। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हम जानते हैं धीरे धीरे वस्तु की जो गति है, जो स्पीड है वो घटती जाती है और एक टाइम के बाद एक पॉइंट पर जो है स्पीड जो है वो 0 हो जाती है। फिर जो वस्तु है वो नीचे की ओर आती है तो लगातार उसकी स्पीड बढ़ती जाती है और पृथ्वी पर टकराते समय उसकी जो स्पीड होती है वो अधिकतम होती है। तो ये कहना कि किसी भी स्थिति में चाहे वस्तु ऊपर जा रही हो नीचे आ रही हो जो स्पीड है वो एक समान होती है वो गलत हो जाएगा। ऊपर जाते समय भी एक समान स्पीड नहीं होती है, आते समय भी एक समान स्पीड नहीं होती है। ऊपर जाते समय लगातार घटती है और आते समय लगातार बढ़ती है। तो ये कहना जो है हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। किसी भी वस्तु का भार शून्य नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जो भार होता है वो द्रव्यमान गुने में गुरुत्वीय त्वरण होता है। जहां पर ये गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाए, जहां पर ये गुरुत्वीय त्वरण जो है ये 0 हो जाए वहां पर जो भार है वो 0 हो जाएगा। जैसे पृथ्वी के केंद्र पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो 0 हो जाता है तो वहां पर भार 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है हो जाएगा केवल बी जो है वो नहीं, दोनों कथन गलत हो जाएगा ना, ये भी गलत हो जाएगा। किसी भी वस्तु का भार शून्य नहीं हो सकता का है तो ए और बी जो है दोनों गलत है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है? कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैसें हैं? क्षारीय धातु समूह में जो है सारे के सारे धातु आते हैं। क्षारीय धातु समूह लोग किसको बोलते हैं? जो ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 में जो भी आपके धातु आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, वो सारे के सारे क्या है? ठोस है। हमें यहाँ बताना है कि गैस है, मतलब रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, साथ में क्या है? गैस है। हैलोजन समूह की बात करें हम तो इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और जो ब्रोमीन है वो द्रव है, जो आयोडीन है वो ठोस है ना। तो ये भी आंसर नहीं होगा, हैलोजन समूह भी नहीं होगा। हैलोजन समूह हम लोग समूह 17 को बोलते हैं। भूक्षारीय धातु हम लोग समूह 2 के धातु को बोलते हैं जिसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सारे भी क्या है? आपके ठोस है। शून्य समूह हम लोग बोलते हैं समूह संख्या 18 को। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसमें सारे के सारे गैस है। समूह संख्या 18 जो है इसमें है हीलियम, इसमें है नियॉन, इसमें है आर्गन, इसमें है क्रिप्टन, इसमें है जेनॉन, इसमें है रेडॉन। ये सारे के सारे आपके गैस हैं। ये रंगहीन गैस है, गंधहीन गैस है, स्वादहीन गैस है। ठीक, आंसर हमारा बी हो जाएगा। समुद्र जल में ध्वनि की गति डैश होती है। समुद्र जल में ध्वनि की गति डैश होती है। देखिए ये क्लास 9th एनसीईआरटी का कटआउट है। 25 डिग्री सेल्सियस पर आपको बहुत सारे पदार्थ दिए हैं और उसमें जो है ध्वनि की चाल दी गई है। 25 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर चेंज होने से जो ध्वनि की चाल है वो बदल जाती है। यहाँ पर आप देखिए तो जल जो है यहाँ पर 2 है, एक है समुद्री जल और एक है आसुत जल, है ना। आसुत जल डिस्टिल्ड वाटर और एक है यहाँ पर सी वाटर। तो समुद्री जल में जो है ध्वनि की चाल जो है 1531 मीटर पर सेकंड है, जबकि आसुत जल में जो है उससे थोड़ा कम है, 1498 मीटर पर सेकंड है 25 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। तो हमारा आंसर यहाँ पर 1531 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये जो 1498 है ये है आसुत जल में, है ना। आसुत जल में यानी कि डिस्टिल्ड वाटर में। सल्फर की परमाणुकता क्या है?
सल्फर के एक अणु में जो है सल्फर के 8 परमाणु होते हैं, तो जो इसकी परमाणुकता है वो है 8। तो इसे हम लोग बहुपरमाणुक बोल सकते हैं, है ना, बहुपरमाणुक हम लोग इसे बोल सकते हैं। फास्फोरस के बारे में भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जो फास्फोरस है उसकी जो एटॉमिसिटी है वो है 4, यानी कि जो परमाणुकता है वो है 4, तो आप इसको चतुःपरमाणुक बोल सकते हो। द्विपरमाणुक जैसे कि N2 है, जैसे कि O2 है, जैसे कि F2 है, जैसे कि H2 है, इन सारे की जो एटॉमिसिटी है वो है 2, द्विपरमाणुक है। एक परमाणु के अंदर आप रख सकते हो जो आपके अक्रिय तत्व है, हीलियम है ना, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, ये सारे जो है एकल परमाणुक होते हैं। त्रिपरमाणु के अंदर आप ओजोन ले सकते हो, है ना, ओजोन को जो है आप यहाँ पर डाल सकते हो। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाती है वो गैस होती है आर्गन गैस, ठीक है, लेकिन जो फिलामेंट बनाया जाता है वो टंगस्टन धातु का बनाया जाता है। टंगस्टन धातु का बनाया जाता है। टंगस्टन धातु का जो सिंबल है, टंगस्टन जो एलिमेंट है उसका जो सिंबल है वो है W, और जो एटॉमिक नंबर है वो है 74, राइट, 74। पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला यह धातु है। पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला यह धातु है। 3380 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट इसका मेंशन है एनसीईआरटी के बुक में। तो 3380 डिग्री ही आपको याद रखना है। कुछ किताबों में इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में डेटा है 3380 डिग्री सेल्सियस, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। कॉपर का एटॉमिक नंबर भी महत्वपूर्ण है, 29 होता है, और जिंक का 30 होता है, राइट। जो क्रोमियम है इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, और निकल का होता है 28। निकल कॉपर जिंक जो है एक साथ होता है, निकल कॉपर जिंक 28, 29 और जिंक का 30 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसे दिया था मोजले ने। इसमें 18 समूह होते हैं और 7 जो है आवर्त होते हैं। 18 समूह होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। समूह जो ऐसे ऊर्ध्वाधर कॉलम होता है इसे हम लोग समूह बोलते हैं। ऐसे 18 जो है ऊर्ध्वाधर कॉलम है, और जो आवर्त होता है वो ऐसे होता है, क्षैतिज पंक्तियां होती है। तो ऐसे ऐसे क्षैतिज जो पंक्तियां हैं वो टोटल 7 है। ऐसे ऊर्ध्वाधर कॉलम जो है वो 18 है जिसे हम लोग समूह कहते हैं, और क्षैतिज पंक्तियां जो है टोटल 7 है जिसे हम लोग आवर्त कहते हैं। तो इसमें 18 जो है क्षैतिज पंक्तियां नहीं, क्षैतिज पंक्तियां 7 है, 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें समूह कहते हैं, ये सही है। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें समूह कहते हैं, ये सही है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे गलत हैं, देख लो। इसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, ठीक है, जिन्हें समूह कहते हैं, गलत हो जाएगा। इन्हें हम आवर्त कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये आवर्त है ना, ये आवर्त है, और ये समूह है। इनमें 7 ऊर्ध्वाधर कॉलम है, गलत हो जाएगा। इनमें 18 क्षैतिज पंक्तियां हैं, गलत हो जाएगा। इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? देखो, गर्भाशय है, गर्भाशय नाल है, अंडाशय है, ये सारे महिलाओं के अंदर हमें देखने को मिलती है। महिला यानी कि मादा प्रजनन अंग के अंदर हमें देखने को मिलती है, मादा प्रजनन तंत्र के अंदर जो हमें देखने को मिलती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका देख लीजिए, जो पुरुष प्रजनन तंत्र होता है, यानी कि जो नर जो है जनन तंत्र होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें देख लो आप, ये टेस्टिकल है, जो प्राथमिक जनन अंग होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम टेस्टिकल को बोलते हैं। इसमें ना शुक्राणु का निर्माण होता है, इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर वो शुक्राणु जो है ये इस एपिडिडाइमिस में आता है, इसे हम लोग अधिवृषण कहते हैं। ये वृषण है, ये अधिवृषण है, ये वृषण है, ये अधिवृषण है। इसमें आकर के अस्थायी रूप से शुक्राणु जो स्टोर होता है। अस्खलन के समय वीर्य जो है यहाँ से बाहर आता है। तो अस्खलन के समय यहाँ से जो शुक्राणु है ये इस शुक्रवाहिका से होते हुए, ये जो शुक्रवाहिका है ना, इसी को वास डिफरेंस कहा जाता है। ये शुक्रवाहिका से होते हुए जो शुक्राणु है ये पहुंचता है पेनिस के अंदर, यानी कि लिंग के अंदर, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा ये एक कॉमन रास्ता है जहां से मूत्र भी बाहर आता है और वीर्य भी बाहर आता है पुरुषों के केस में, ठीक। इसके अलावा कुछ और भी पार्ट्स होते हैं इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जैसे कि सेमाइनल वेसिकल है, जैसे कि यहाँ पर एक और होगा प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये लिंग के ऊपर होता है, मूत्राशय के नीचे होता है। ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा।
तो यूरेथ्रा है यानी कि मूत्रमार्ग है, वृषण है, अधिवृषण है, ये प्रोस्टेट है, उसके बाद सेमाइनल वेसिकल है, उसके बाद ये वास डिफरेंस है जो कि शुक्रवाहिका है। ये सारे जो भाग है ये नर जनन तंत्र के भाग है, नर जनन तंत्र या फिर नर प्रजनन तंत्र के ये सारे के सारे भाग है, ये ध्यान में रखिएगा। जबकि ये सारे जो है मादा प्रजनन तंत्र के भाग है। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ड्राई आइस बोलेंगे। और ये जो ड्राई आइस है ये हम बोलते हैं सॉलिड CO2 को, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर C हो जाएगा। ये देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट तो जो संगमरमर होता है उसका भी फॉर्मूला यही होता है, संगमरमर का फॉर्मूला यही होता है। उसके बाद जो चौक होता है जिससे हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वो चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। उसके बाद जो चूना पत्थर होता है ना, चूना पत्थर जो होता है वो भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, राइट। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि अपने आप में एक उदासीन ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक, न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये एक आयनिक यौगिक है ना, आयनिक कंपाउंड है, राइट, आयनिक कंपाउंड है। ये ध्यान में रखिएगा। ये विद्युत का चालन कर सकता है, जलीय विलयन इसका विद्युत का चालन कर सकता है। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? औसत शक्ति, एवरेज पावर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए शक्ति बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम हो जाएगा। जो आपको दिख जाए फॉर्मूला वो आप टिक मार दो। कुल मुक्त ऊर्जा बट्टे में कुल प्रयुक्त ऊर्जा गलत हो जाएगा, कुल मुक्त ऊर्जा गलत हो जाएगा, कुल मुक्त ऊर्जा ठीक है, बट्टे में तय दूरी नहीं होगा, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बट्टे में कुल समय, ये हमारा आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डैश पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है। इस टाइल की बात की जा रही है, इसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये हमारा आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC शॉर्ट में बोलते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये एक बहुलक है विनाइल क्लोराइड का, राइट। नायलॉन से कपड़े को बनाया जाता है। ये जो टेफ्लॉन है इस टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है बर्तन को बनाने में। आप देखते होंगे कुछ बर्तन जो इस टाइप के होते हैं, इसमें जो भोजन होता है, जो भी चीज़ें हम पकाते हैं खाना बनाते समय, वो इससे चिपकता नहीं है क्योंकि इसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग की गई होती है ना, टेफ्लॉन की कोटिंग की गई होती है जिसके कारण ये नॉन स्टिकी हो जाता है ना, ये नॉन स्टिकी हो जाता है। जो भोजन है वो इससे चिपकता नहीं है। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? पानी के 5 अणुओं का जो है वो द्रव्यमान क्या है? जो H2O है इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास बोले तो आणविक द्रव्यमान जो है वो 18 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, 18 U होता है या फिर 18 mu आप बोल दो। एक मॉलिक्यूल का मास 18 है, 5 मॉलिक्यूल का आपको बताना है। 5 मॉलिक्यूल का जो है 5 मॉलिक्यूल्स है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 गुने में 18 हो जाएगा यानी कि 90 U हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर यूनिट नहीं होना चाहिए, यूनिफाइड मास होना चाहिए। खैर चलो कोई दिक्कत नहीं है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये यू का मतलब यूनिफाइड मास है, यूनिट नहीं है, यूनिफाइड मास। आंसर हमारा बी हो जाएगा। डैश में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन, अपचयन को ही हम लोग अवकरण बोलते हैं, अवकरण बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होते हैं। तो जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है, इसमें देखो आप जो ये रेड है ये आया है रिडक्शन से, राइट। और यहाँ जो ऑक्स है इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक पदार्थ का रिडक्शन होता है दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल डैश में सबसे तेजी से ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। लैक्टिक अम्ल जो हमारे बॉडी के अंदर बन जाता है पेशी कोशिकाओं में, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो वो लैक्टिक अम्ल को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किस में? आंसर है हमारा लीवर। ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे बॉडी के अंदर जो लैक्टिक एसिड बनता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है लीवर के अंदर। हमारे बॉडी के अंदर चलता है कोरी चक्र, कोरी साइकिल चलता है।
जिनके अंदर कई सारे स्टेप्स होते हैं। आइए बारी बारी से हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले देखो लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में बनता है भाई, कब बनता है? जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी पेशी कोशिकाओं में जो है ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति नहीं हो पाती है, पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं हो पाती है। वैसे केस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो टूटता है और लैक्टिक एसिड बनाता है। ग्लूकोज टूट करके लैक्टिक एसिड बनाता है। यूजुअली जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमारे बॉडी को मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी पहले ग्लूकोज तो पायरुविक एसिड में टूटता है, उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में जो है ये पायरुविक एसिड CO2 H2O में टूट जाता है और यहाँ पर जो है बहुत सारी ऊर्जा जो है मुक्त होती है, जहाँ से ATP हमें प्राप्त होता है, हमारी कोशिकाओं को प्राप्त होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाए, जो कि हो जाता है जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी पेशी कोशिका में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड बन जाता है। यानी ग्लूकोज के टूटने से ये नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ से जो है एक अलग रास्ता अपना लेगा और लैक्टिक एसिड बना लेगा। ऐसे में क्या होता है कि हमें थकान महसूस होती है। तो सवाल पूछा जाता है कि जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें थकान महसूस होती है, क्यों होती है? क्योंकि लैक्टिक एसिड बन जाता है। अब लैक्टिक एसिड तो हमें नहीं चाहिए, तो इसे ना ट्रांसपोर्ट किया जाएगा लीवर के अंदर, ठीक है। ये जो लैक्टिक एसिड बना है इसको ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाएगा, ब्लड में भेज दिया जाएगा, फिर ब्लड से ये जो लैक्टिक एसिड है ये चला जाएगा लीवर के अंदर। लीवर के अंदर इसे वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लीवर के अंदर वापस से इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को ना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। लैक्टिक एसिड को जो वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, ग्लूकोज का जो निर्माण होता है यहाँ पर, इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है, राइट। और फिर इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हम जानते हैं कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसे स्टोर कर लिया जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये जो यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा लैक्टिक एसिड के कन्वर्जन से, इसको वापस से ग्लाइकोजन में स्टोर कर लिया जाएगा, है ना। ग्लाइकोजन में स्टोर कर लिया जाएगा और ग्लाइकोजन में जो है स्टोर किया जाता है लीवर के अंदर, और जो हमारी पेशी कोशिका होती है उसके अंदर भी ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। अच्छी तरह से विभेदित होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं वह कहलाते हैं। हम जानते हैं कि जो बीज बनाते हैं वो आपके होते हैं जिम्नोस्पर्म भी बीज बनाता है और एंजियोस्पर्म भी बनाता है। भाई पादप के 5 समूह होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो केवल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं जो सीड देते हैं, जो बीज जो है वो देते हैं। इन्हीं दोनों को कहा जाता है फेनोडोगैम, है ना, फेनोडोगैम। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, उन सारे को हम लोग मिला करके कहते हैं क्रिप्टोगैम। इन सारे को क्या कहेंगे? फेनोडोगैम। ये सारे आपके फेनोडोगैम्स हो जाएंगे, ठीक है। क्रिप्टोगैम के अंदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा वो सारे बीज नहीं देते हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया प्रतीकात्मक संयोजन अभिक्रिया को निरूपित करती है? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिल करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं। तो इनमें देख लो आप कौन सी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिल करके, दो भी अभिकारक हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिल करके उत्पाद लेकिन एक ही होगा, उत्पाद एक ही बनेगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो A + B जो है ये दो अभिकारक है, मिलकर के केवल एक उत्पाद यहाँ पर बन रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप लिख सकते हो जैसे कि Mg है + O2 है, यहाँ पर बन जाएगा आपका MgO। दो अभिकारक है मिलकर के एक उत्पाद यहाँ पर बना रहे हैं, तो ये अपने आप में एक संयोजन अभिक्रिया है। इसको आप बैलेंस भी ऐसे कर सकते हो। और ठीक इसका उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा? एक अभिकारक होगा, टूट जाएगा दो या दो से अधिक उत्पाद में, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। इसका एग्जाम्पल भी आप चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि जल का जो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है, तो यहाँ पर ये जल जो टूट जाएगा H2 + O2 में। ये भी बैलेंस्ड नहीं है, आप चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 नहीं, यहाँ पर 2 होगा, 2। ये वियोजन अभिक्रिया है। आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। गर्भ निरोधक गोलियों के प्रभाव से डैश रुक जाता है। गर्भ निरोधक गोलियां जो है महिलाएं खाती है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो ये गोली क्या करती है? देखो ये गोली जो है
अंडोत्सर्ग को रोक सकती है ना, अंडोत्सर्ग को रोक सकती है। और मान लीजिए कि अंडोत्सर्ग हो चुका है, निषेचन हो चुका है, वैसे केस में जो इम्प्लांटेशन है यानी जो भ्रूण है जो गर्भाशय की दीवार से जाकर के चिपकता है उसको ये गोली रोक सकती है। तो अंडोत्सर्ग और भ्रूण अंतरोपण हमारा आंसर हो जाएगा। अंडोत्सर्ग का मतलब होता है अंडाशय से अंडा का निकलना। जो अंडाशय होता है, जो ओवरी होता है, यहाँ से एग का निकलना, ओवम का निकलना है ना, ओव्यूलेशन कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो ये जो गोली है ये अंडोत्सर्ग जो है वो होने ही नहीं देगी। ना अंडोत्सर्ग होगा ना ही उसका फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो चुका है, एम्ब्रियो बन चुका है, वैसे केस में ये गोली जो है एम्ब्रियो में जो है इम्प्लांटेशन जो है यानी कि भ्रूण का जो अंतरोपण है, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन है, वो रोक देगी। तो ए हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट, ये आपका कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये क्या होता है? ये होता है जिप्सम, ये होता है जिप्सम। आंसर हमारा बी हो जाएगा। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। धावन सोडा होता है आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये धावन सोडा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा? यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है ना, यहाँ पर आप क्या कर दो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कर दो, ऐसे हाफ H2O कर दो, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। इसी में जल मिलाते हैं तो ये जिप्सम बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है, संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है यानी कि स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है। देखिए पौधों में जो भोजन बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में जो भोजन बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। लेकिन जब उस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना होता है प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है पहले सुक्रोज में। तो सुक्रोज के फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट होता है। ग्लूकोज के फॉर्म में क्या होता है कि सिंथेसिस होता है, फूड का सिंथेसिस होता है, और इस फॉर्म में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट होता है। और जब बारी आती है स्टोर करने की तो स्टार्च में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ना, स्टोर किया जाता है स्टार्च में। तो ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च ये सारे क्या है? सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट ही है। हमारा आंसर यहाँ पर स्टार्च हो जाएगा। स्टार्च को हिंदी में मंड बोलते हैं। और ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर एनिमल बॉडी के अंदर, जंतु के शरीर के अंदर ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इसीलिए ग्लाइकोजन को जो है एनिमल स्टार्च कहा जाता है। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहा जाता है। हम जो अपने घरों में चीनी खाते हैं जिसे हम लोग टेबल शुगर कहते हैं, वो आपका सुक्रोज ही होता है। जो टेबल शुगर हम लोग जो घर में चीनी खाते हैं वो प्योर आपका सुक्रोज होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करती है? क्लोर एल्कली प्रक्रिया, देखो यहाँ पर जो नाम है क्लोर एल्कली प्रक्रिया, इसी को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन बनता है और यहाँ पर एल्कली है, एल्कली का मतलब क्षार होता है, और यहाँ पर एक प्रबल क्षार बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो pH होता है वो याद रखिएगा लगभग 14 होता है। तो क्लोरीन बना तो क्लोर आया नाम में, और यहाँ पर ये प्रबल क्षार है तो इसलिए क्षार आता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया बोल दो या फिर क्लोर क्षार अभिक्रिया बोल दो या क्लोर एल्कली प्रोसेस बोल दो। यहाँ पर एक और उत्पाद बनता है वो है हाइड्रोजन। तो देख लो भाई कौन सी अभिक्रिया में ये तीनों उत्पाद आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। जब करवाया जाता है नमक पानी के घोल का अपघटन, जब नमक पानी के घोल का अपघटन करवाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है ये बनता है, क्लोरीन गैस उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। इसी क्लोरीन गैस से ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर, यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग शुष्क बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो देखो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए ये फॉर्मूला, ये रासायनिक जो है अभिक्रिया है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद जो आपका खाने वाला सोडा होता है, खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, उसके निर्माण के लिए यह अभिक्रिया है। सोडियम क्लोराइड, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया है, ये सारे आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर देखो बनता है आपका क्या, यह बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा, और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बनता है। इसी बेकिंग सोडा में जब आप जो है टार्ट्रिक एसिड मिला देते हो, इसी बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड मिला देते हो, यहाँ पर देखो ये H+ दिखाया गया है जो कि टार्ट्रिक एसिड से आता है। एसिड का काम होता है H+ देना, तो टार्ट्रिक एसिड जो कि
बहुत ही वीक एसिड है और एडिबल एसिड है, यानी कि खाने योग्य एसिड है, खा सकते हैं। टार्टरिक एसिड जो इमली में मिलता है। इस बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल के मिलने से जो है बेकिंग पाउडर बनता है, और जब उस बेकिंग पाउडर में जल मिलाया जाता है या उसको जो है गर्म किया जाता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज होती है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण जो केक होता है, जो ब्रेड होती है, वो फूल जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल इसलिए तो करते हैं चीज़ों को खस्ता बनाने के लिए, फुलाने के लिए। तो ये सारी अभिक्रियाएं जो है, जो ऑप्शन में दी गई है, वो आपके लिए यूजफुल है, आप याद रखिएगा। तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यतः मौजूद होने चाहिए? तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट, जिस भी उपकरण का हम लोग इस्तेमाल करते हैं हीट के लिए उसका हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए उनमें कौन से गुण होने चाहिए? हीटिंग एलिमेंट अगर हम बनाना चाहते हैं किसी पदार्थ से, तो उस पदार्थ में जो है कौन से गुण मौजूद होने चाहिए? देखिए, हीटिंग एलिमेंट है, हमें हीट चाहिए, तो हीट आपको ज़्यादा तब मिलती है जब उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। अगर प्रतिरोध ज़्यादा है तो आपको हीट जो है वहाँ से अधिक मिलने वाली है। ठीक। दूसरा पॉइंट ये है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि भाई हीटिंग एलिमेंट है, हमें ज़्यादा हीट चाहिए। अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है तो हो सकता है वो गल जाए, इसीलिए उसका गलनांक जो है वो अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। गलनांक जो है वो अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो उच्च गलनांक होना चाहिए, उच्च प्रतिरोधकता आप बोल सकते हो कि होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी जो है वो हाई होनी चाहिए। निम्न प्रतिरोध ये गलत हो जाएगा, हमारा आंसर जो है हो जाएगा यहाँ पर ए। केवल 1 और 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा सही जवाब है। एक मैग्नीशियम रिबन वायु में एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित हो जाता है। एक्स क्या है? देखिए, मैग्नीशियम रिबन है, इसको जलाया जाता है वायु में जब इसको जलाया जाता है तो एक सफेद पदार्थ एक्स बनता है, सफेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित हो जाता है। एक्स क्या है? देखो, एक्स जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसे हम लोग सिंपली मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये आपका व्हाइट पाउडर होता है ना, ये व्हाइट पाउडर होता है, ये आपका व्हाइट पाउडर होता है, सफेद चूर्ण होता है। क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 आई थिंक केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में आपको ये पढ़ना है। व्हाइट पाउडर होता है, और ये जो मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है। देखो, चमकदार लौ लिखा है ना, लेकिन आप याद रखना चमकदार श्वेत लौ है ना, लौ जो है श्वेत होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है व्हाइट पाउडर प्राप्त होता है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब आप करवाएंगे जल के साथ तो आपको मिल जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग जो है एंटासिड के रूप में किया जाता है, पेट की अम्लता को कम करने के लिए किया जाता है, और इसका पीएच भी आपको ध्यान में रखना है, लगभग 10 होता है। इसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसे तो सिंपली मैग्नीशिया कहते हैं, लेकिन इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। राइट, ये एक क्षार होता है। ए हमारा जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डैश वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है, देखो वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है पित्त लवण, पित्त सॉल्ट। जो बाइल जूस होता है उसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, पाचक एंजाइम नहीं होता है, उसमें जो है ना बाइल सॉल्ट होता है जो कि वसा को पाइसीकृत करता है। जैसे ये फैट का बड़ा सा ग्लोब्यूल होता है या फिर ड्रॉप होता है। अगर फैट का ये बड़ा सा ड्रॉप है तो होता यह है कि जो आपने थोड़ी देर पहले देखा लाइपेज एंजाइम, ये लाइपेज एंजाइम इस फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ नहीं पाता है, तो इसीलिए पहले बाइल जूस का बाइल सॉल्ट आता है, पित्त लवण आता है, और इस फैट को जो है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। अभी ये सारे के सारे जो है ये फैट्स ही है, बस ये फैट के छोटे छोटे आप बोल सकते हो कि ड्रॉप्स है। पहले ही एक बड़ा सा ड्रॉप था जिस पर लाइपेज काम नहीं कर पा रहा था, अब ये छोटा छोटा ड्रॉप जो है यहाँ पर बन चुका है, लेकिन ये सारे के सारे अभी भी फैट्स हैं। अब ये सारे जो आपके फैट्स हैं इस पर लाइपेज एंजाइम जो है अब आकर के एक्ट करेगा। लाइपेज एंजाइम जो है अच्छे से आकर के इस पर एक्ट करेगा, और ये जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये जो फैट्स होते हैं इससे फैटी एसिड यानी कि वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है ये लाइपेज एंजाइम।
तो लाइपेज एंजाइम जो है वो एक्ट करता है इमल्सिफाइड फैट पे, यानी ऐसे फैट पे, ऐसे वसा पर जिसका पाइसीकरण ऑलरेडी हो चुका है। ये किया बाइल सॉल्ट ने, पित्त लवण ने किया। ठीक है, इसलिए बाइल सॉल्ट जरूरी है, बाइल सॉल्ट जरूरी है। अगर किसी का लीवर खराब हो गया तो फिर वहां पर बाइल जो है वो नहीं बनेगा, तो वसा का जो है पाइसीकरण नहीं हो पाएगा। ऐसे में क्या होगा, वो जो व्यक्ति है जिसका लीवर खराब हो चुका है वो ऐसे पदार्थ को खा नहीं पाएगा, पचा नहीं पाएगा, ऐसे पदार्थ को पचा नहीं पाएगा जिसमें फैट होते हैं, खास करके जो घी है, तेल वाला जो भी चीज़ है उसको वो फिर पचा नहीं पाएगा, क्योंकि बाइल सॉल्ट काम नहीं करेगा। और जब तक फैट इमल्सिफाई नहीं होगा, लाइपेज एंजाइम में काम नहीं करेगा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में वो टूट नहीं पाएगा। राइट, तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखो ट्रिप्सिन भी जो एंजाइम है ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन में प्रोटीन को तोड़ता है, तो ये भी अपने आप में एक प्रोटीएज है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। पेप्सिन भी अपने आप में एक प्रोटीएज है। तो इसी के साथ हमारा ये सेट नंबर 4 जो है ये समाप्त होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जो है वो जरूर किया करें, है ना। वीडियो को लाइक आप लोग करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको लगता है यूजफुल है तो करें, अगर आपको लगता है कि यूजफुल नहीं है तो आप डिसलाइक मार सकते हो, बगल में तो बटन होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वाले सेट में। थैंक यू सो मच।